नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं आजकल और आजकल में पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हमने रासो साहित्य में जो प्रमुख रचना हमें देखने को मिलता है क्या, पृथ्वीराज रासो, उसको हमने बहुत ही डीपली से पढ़ा। जितने भी क्वेश्चन आपके वहां से बन सकते थे हमने बताने की कोशिश की, महत्वपूर्ण तथ्यों को रखने की कोशिश की। आज का जो हमारा क्लास है प्यारे साथियों, रासो साहित्य में कुछ और भी रचनाएं हैं जो शेष रह गई थी। हम आज उन्हीं रचनाओं के बारे में बात करेंगे। आज हम उन्हीं रचनाओं को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगा हमें रासो। सबसे पहले हमें मिला हमें रासो। प्यारे साथियों, इसके जो रचनाकार हैं वह हैं शांगधर जी। कौन है? शांगधर जी। शांगधर जी, इसके रचनाकार कौन है? शांगधर जी, ठीक है। अगर इसके समय के बारे में बात करें, रचना काल के बारे में बात करें तो 1357 ईस्वी माना जाता है। इसका जो रचना काल है प्यारे साथियों वह 1357 ईस्वी माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बताइए। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में मिले 8 कुंडलिनी छंदों के आधार पर इसके अस्तित्व की कल्पना की गई है। हिंदी साहित्य में ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसके प्रमाण अभी तक मिले हुए नहीं हैं। और सबसे गड़बड़ी देखने को मिलती है कि ये परीक्षाओं में भर भर के पूछे जाते हैं। किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। इसमें पढ़ना तो हम लोगों को है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो उन कंटेंट को ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो मिलते ही नहीं, मिलेंगे नहीं आपको, ना तो इंटरनेट पे मिलेंगे, ना तो किसी एक किताब में मिलेंगे। आपको जितने भी यह कंटेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं आपको किसी एक किताब में मिल ही नहीं सकता। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य हैं उन तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है ना। चलिए, तो हमीर रासो जिसके रचनाकर्ता कौन है? शांगधर जी हैं। और इसका रचना कब होता है? 1357 ईस्वी। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में मिले 8 कुंडलिनी छंदों के आधार पर इसके अस्तित्व की कल्पना की गई है। आगे बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन इन पदों को शांगधर के पद न मानकर जज्जल के पद मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि ये तो शांगधर जी का है ही नहीं। किनका है? जज्जल जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखा जाए तो हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। एक परिष्कृत रूप देखने को मिल रहा है। कहां से? अमीर से। अमीर से ही क्या हुआ? हमीर हो। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। जो कहा गया है उसे तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। हमीर अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अब यह कौन कह रहे हैं? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। किसी के पात्र का नाम नहीं है, ठीक है। यह किसी भी पात्र का नाम नहीं है, केवल विशेषण के रूप में, केवल विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता रहा है। केवल विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता रहा है और वही प्रयोग चलता जा रहा है।
कौन कर रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कथानक के बारे में बात करें, कथानक के बारे में आपकी परीक्षा में विशेष रूप से आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा में विशेष रूप से यह आपसे पूछा जाएगा, पूछा भी है प्रश्नों में। और हजारी प्रसाद जी का जो मत है, इन मतों को आप ध्यान में रखेंगे। मैं बताते ही चल रहा हूं, इन मतों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना, पढ़िए, सब पढ़िए, लेकिन परीक्षा के लिए जो जरूरी है उसी को केवल याद रखिए। जो परीक्षा के लिए आवश्यक है केवल उसी को याद रखिए, बाकी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम कथानक की बात कर रहे थे। इसके कथानक के बारे में बात करें तो हमीरदेव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह कहबू को शरण देना। हमीरदेव चौहान द्वारा मोहम्मद शाह कहबू को क्या किया जाता है? शरण दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करना। हमीरदेव चौहान का वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होना। यह मुख्य रूप से आपको बता दिया गया कि क्या क्या चीजें आपको किसमें देखने को मिलेगा? हमीर राशों में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमीर राशों में जो कथानक के तौर पे है, आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है। अब इसको आप याद भी रख लेंगे। हमीर है, हमीर से अमीर ही समझिए, है धर न मानिए घर मानिए। तो अमीरों के घर आप देखे होंगे कितने बड़े बड़े होते हैं, अमीरों के घर देखे होंगे कितने बड़े बड़े होते हैं, आलीशान महल बने होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं। आप याद कैसे रखेंगे, इस चीज को समझिए। हमीर से हमने कहा क्या ध्यान में रखेंगे? अमीर। सांधर में धर है, आप धर न समझिए, घर समझिए, आपको याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। यही प्यारे साथियों परीक्षा में पूछा। जब भी आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आप उठा कर देखेंगे तो वहां आपको वही मिलेगा, और इनका जो कथन है आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करें। अब इसके बाद प्यारे साथियों बात करें तो कौन हमें मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं विजयपाल रासो जी। विजयपाल रासो जी, अगर इनके बारे में बात करें, इनके रचना के बारे में बात करें, ये तो रचना है विजयपाल रासो। इसके रचनाकर्ता कौन है? तो इसके रचनाकर्ता प्यारे साथियों हमें मिलते हैं नल सिंह भाट। कहीं पर नल सिंह भी आप लिखा हुआ देखेंगे तो समझिएगा इन्हीं की बात की जा रही है। किन की बात की जा रही है? नल सिंह भाट जी की, नल सिंह भाट जी की। किन की बात की जा रही है? नल सिंह भाट जी की। ठीक है, अब रचना काल के बारे में अगर हम देखें, रचना काल के बारे में, तो यहाँ पर हमें दो मत देखने को मिलता है। एक मिलता है मिश्र बंधुओं के अनुसार और दूसरा मत मिलता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो मिश्र बंधु जी कहते हैं, मिश्र बंधु आप जानते हैं गस्सू, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है, और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह तीन भाई थे जो मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। तो रचना काल में अगर देखा जाए विजयपाल रासो का, तो मिश्र बंधु के अनुसार आ जाएगा, क्या जाएगा? 1298 ईस्वी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर यही हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्यारे साथियों आ जाएगा 16वीं शताब्दी। और प्यारे साथियों यह जो मत है, यह मत सर्वमान्य है, और सर्वमान्य मत ही परीक्षा के लिए जरूरी होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जब तक किसी भी विद्वान का नाम ना रखा जाए तब तक सर्वमान्य मत का ही जो है ऑप्शन आप चूज करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं
इसमें भी इसके कथानक के बारे में देखें तो इसमें मिलेगा विजयगढ़ के शासक विजयपाल एवं पंग देश के राजा के मध्य युद्ध होता है, और ठीक है, और उस युद्ध का चित्रण किया जाता है जिसमें विजय किसकी होती है? विजयपाल की होती है। किसकी होती है? विजयपाल की विजय होती है, जीत होती है। अच्छा, इतना ही केवल है इसमें। लग रहा है थोड़ी सी चीजें जो है छूटी हुई हैं इसमें। चलिए कुल छंद के बारे में बात करें। कुल छंद प्यारे साथियों, तो इसमें कुल छंद मिलेगा 42। कितने छंद मिलेंगे? 42 छंद मिलेंगे। इसमें कितने छंद मिलेंगे? 42। हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए जो जरूरी है वही रखा गया है, ठीक है, वही चीजें ध्यान में रखिए जो आपके लिए जरूरी है। क्या पूछा जाएगा? रचना और रचनाकार। ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? इसके समय के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कथानक तो हमने अभी तक उतना देखा नहीं है कि इस रूप में है, लेकिन जब आप नेट जेआरएफ के लिए जो है अप्लाई करेंगे विशेष रूप से, तो वहाँ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तब आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से जानना पड़ेगा। इसमें कुल छंद प्यारे साथियों 42 है। और इसके भाषा के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है। क्या आप समझ पा रहे हैं जो आपसे कहा जा रहा है? क्या चीजें क्लियर हो पा रही हैं? चलिए, जब भी आप वीडियो देखिए तो कमेंट किया कीजिए। पिछले दिन आपको देखने को पाए होंगे कि आपकी कक्षाएं नहीं हो पाई। इसमें भी कारण रहा है, गले में प्रॉब्लम हो जाने के कारण। अब जानते हैं कि आप जब भी कोई अध्यापक है उसके पास उसकी आवाज ही होती है, उसकी कलम ही होती है। ये दो चीजें तो उसके लिए बहुमूल्य है। आवाज नहीं है तो पढ़ा नहीं सकता है। तो गले में प्रॉब्लम होने के कारण क्लास जो है आपको नहीं दे मिला। अब आपको डेली कोशिश करेंगे, अभी ठीक नहीं हुआ है, डेली आपको क्लास मिलता रहेगा ताकि आपका जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है चीजें A to Z, हमने क्या कहा, आदिकाल से आधुनिक काल तक, मतलब मैं लेकर चलूंगा आपको नई कविता तक, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और कोई भी, मुझे लगता है किसी भी काल में कोई भी लेखक छूटेगा नहीं जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। मैं उन तथ्यों को बिल्कुल जोर नहीं दूंगा जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। अभी देखिए कितने बजने वाले हैं, करीब 11:15 हो रहे हैं। ये जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, अब मैं कोशिश किया हूँ कि दिन में ना बनाऊं, शोरगुल ज़्यादा होता है, तो रात को बना लूँ। तो फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, अभी तो फ़ोन ही है। कोशिश करेंगे कि सारी सुविधाएं धीरे धीरे हो जाएं ताकि आपके क्लासेस और बढ़िया तरीके से चल सके, ठीक है। हम बात करने में उतना विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन कभी कभी क्या है कि बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप, मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे प्यारे साथी देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है। अगर उपयोगी हो रहा है तो आप कमेंट भी किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करते हैं और मैं कमेंट को पढ़ता हूं, ठीक है। तो अभी तो आप कर सकते हैं, मान लिया अभी सब्सक्राइबर को भी देखें तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जितने भी हमारे प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, मेरे दोस्त, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे जयचंद्र प्रकाश का। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। इस बात को आप इग्नोर नहीं, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके रचनाकार के बारे में बात करें तो भट्ट केदार नाम है, भट्ट केदार।
भट्ट केदार, भट्ट केदार। आप कहेंगे कि भट्ट नाम इनका पहले ही पड़ गया, केदार भट्ट होना चाहिए, है ना। तो भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए उपयोगी है, ये आपके लिए उपयोगी है। रचना काल के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो इसका जो रचना काल है वह निश्चित नहीं है, माना जाता है अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक पंक्ति आपके लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया? भट्ट केदार का समय विक्रम संवत 1225 के आसपास माना जाता है। इनका जो समय है विक्रम संवत 1225 के आसपास माना जाता है। लेकिन जो जयचंद्र प्रकाश लिखा गया है उसका जो समय देखा जाए तो अज्ञात है, पता नहीं है कि उसका समय क्या है। कथानक के बारे में बात करें तो कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। कन्नौज के शासक थे और इन्हीं की वीरता के बारे में बताया गया। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अब देख लीजिए, तो रचना भी उपलब्ध नहीं है, पढ़ना भी है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा है, पिछला वाला भी पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़े। देख, तो यह लास्ट पेज है रासो साहित्य का। और अगर आपको लगेगा कि कोई विद्वान ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हैं, तो जब भी आप वीडियो देखिए वहाँ कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट जो है रख लीजिए। मैं पूरी जानकारी, उस विद्वान की पूरी जानकारी जो आपके लिए उपयोगी होगा लेकर आऊंगा। चलिए, रासो ग्रंथ एवं रचना का। पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ा, चंद बरदाई, चंद बरदाई, पृथ्वी और चांद, पृथ्वी और चांद। आज चंद्रग्रहण भी है ना। चंद्रग्रहण भी हो सकता है लग गया हो, बताया जा रहा था 10 बजे 9:30 बजे तक लग जाएगा। हमीर रासो, हमीर रासो, शानदार। हमीर से हमने कहा है अमीर कहिए और धर से घर कहिए, आपको याद हो जाएगा। खुमाण रासो, खुमाण हमने कहा था, जब इसको पढ़ाया था तो हमने कहा था खूब, खूब मतलब खूब कहिए, खूब, खूब लोग, खूब लोग, खूब लोग क्या? खूब लोग, बहुत लोग जब होते हैं तो एक दल बन जाता है उनका। क्या बन जाता है? दल बन जाता है, ऐसे ध्यान रखेंगे। बीसल देव रासो, नरपति नाल, 20 नर, 20 नर। और मादा का भी हमने जिक्र किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 नर, 20 नर, 20 नर, ठीक है ना। परमाल रासो, जगनिक। देखिएगा, पर का अर्थ दूसरा और जग, तो संसार में जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग हैं, संसार में जो दूसरे लोग हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। संसार में तो दूसरे लोग हैं, जग का मतलब क्या? संसार। परमाल रासो जगनिक, आप अपने अनुसार भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अगर एक बार आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, आपके लिए मुझे लगता है कई गुना आसान हो जाएगा। विजयपाल रासो, नल सिंह भाट, नल सिंह भाट, इसको कैसे याद रखेंगे भाई? विजय कैसे, नल्लों का कैसे विजय होगा? नल्ले लोगों का कैसे विजय होगा? नल्ले लोगों का कैसे विजय होगा? इस बात को ध्यान रखिए। कैसे होगा? प्रश्न पूछिए, नल्ले लोगों का विजय, नल्ले लोगों का विजय। 2 बार 4 बार प्रश्न पूछिए, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। कुमारपाल रासो, देवप्रभ शौर्य, कुमारपाल रासो, देवप्रभ शौर्य, ठीक है ना। तो जो देव लोग हैं, जो राजा लोग हैं, उनके पुत्र जो होते हैं उनको कुमार वगैरह की संख्या, राजकुमार वगैरह की संज्ञा जो है दी जाती थी। बुद्धि रासो, जलहड़, और यह जलहड़ कौन थे? चंद बरदाई के, चंद बरदाई के पुत्र, चंद बरदाई के पुत्र, चंद बरदाई, बरदाई के पुत्र, के पुत्र,
ठीक है। पृथ्वीराज रासो में जिस 69 सर्गों की बात की गई है उसमें से 8 सर्ग इन्हीं का है और इन्हीं की वजह से वह पृथ्वीराज रासो कंप्लीट होता है, अन्यथा वह इनकम्प्लीट था, अपूर्ण था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राड़ा रासो, राड़ा रासो के बारे में देखें तो दयाल कवि, इनको हमने नहीं देखा है, पेपर में कभी पूछा हुआ अभी, लेकिन रख दिया गया है, हो सकता है फ्यूचर में पूछ लिया जाए, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकूँ, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो रासो साहित्य हमारा समाप्त होता है। यदि आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो आप बताएंगे। मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहा हूँ अगले सप्ताह में, मुझे लगता है कि आपको मिल जाएगा। संडे के दिन आपका लंबी क्लासेस होंगी और मैं कोशिश करूँगा 1-2 क्लास में ही वो प्रश्नों की श्रृंखलाएँ समाप्त हो जाएँ। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आप एक काम जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जब भी आप देख रहे हैं।